Hello, people. Welcome back to our YouTube channel, Next Rank with AK. I hope you all are doing well. So, without any delay, let's start our today's lecture. So, हमने क्या करा है अभी तक? हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया है, उसकी बैकग्राउंड पढ़ा है कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हमने वो टॉपिक ख़त्म कर लिया। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है, हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और हम आज इस लेक्चर को, इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ये वाला हमारा जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं, आपने वो सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? तो कभी भी याद रखना, जहाँ पे ये लिज्म आ जाए उसका मतलब क्या होता है? फिलॉसफी, थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है। ठीक है, कि किसको आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। फाइन, तो समझते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज हम एंड करते हैं। ओके, तो राइट डाउन। एक कंट्री may have constitution but not necessarily constitutionalism। सर, ये क्या लिखा आपने? आप बताइए। हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके ये काइंड्स हैं, उसके ये डिफ्रेंशिएशंस हैं, ये टाइप्स हैं, हमने सारी चीज़ पढ़ ली। तो जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा? आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको लगता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा? चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? तो कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होना अलग बात है। ठीक है, एक बुक है, एक सीरीज़ ऑफ बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रोविजंस हैं, वो है, माना जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? नहीं है। सर, आप ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बता रहे हैं? अभी पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं, फिर समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है रियल सेंस में। फाइन, नेक्स्ट लिखो, इसी में कंटिन्यू करके, कंट्री विद डिक्टेटरशिप तो इसमें क्या होगा? मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो कंट्री होगी डिक्टेटरशिप वाली, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हिटलर का क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? लेकिन नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। क्यों? देखिए, जो आपका डिक्टेटर है, डिक्टेटर्स वर्ड इज इक्वल टू लॉ, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि हुआ, डिक्टेटर ने जो बोला वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वो फिलोसफी नहीं है, वो एसेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बस एक नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? इट रिकॉग्नाइजेज नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर, कि गवर्नमेंट के पास पावर तो होनी चाहिए, काम कैसे करेगा बिना पावर के? बट इंसिस्ट्स लिमिटेशंस, है ना, टायरानी नहीं आनी चाहिए। तो जो आपकी कंट्रीज़ हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे पार्ट्स दे रखी हैं, लेकिन उस पर जो पावर्स, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए उन कंट्रीज़ में हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो
अनलिमिटेड पावर्स क्या होता है? अनलिमिटेड पावर्स इक्वल टू अथॉरिटेरियन एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट। और जहाँ पे ये आया वहाँ का आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलोसफी है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, arbitrary power in the hands of arbitrary powers in the hands of any individual or institution, even if conferred by a constitutional document, comma, it is a negation of the concept of constitutionalism। क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखा इसमें कि चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो, लाइक हिटलर, कैसे आए थे हिटलर? इलेक्शन से आए थे, डेमोक्रेसी से आए थे, पर क्या हो गई, सारी आर्बिट्रेरी पावर्स क्या हो गई, उनके हैंड में हो गई। तो क्या हो गई, चाहे वो किसी इंडिविजुअल में हो, चाहे वो किसी एक इंस्टीट्यूशन में हो, अगर वो पावर्स जो है आर्बिट्रेरी पावर्स कुछ इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी इंडिविजुअल के हैंड में आ जाएगी, चाहे बेशक से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि भाई ये जो आपकी पावर्स हैं क्या आपको दी गई हैं, लेकिन जो ये होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद भी क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो कंसेप्ट है उसको ये नेगेट करता है, उसको वो नल एंड वॉइड कर देता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ही नहीं। कभी भी एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में आर्बिट्रेरी पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स नहीं हो सकती हैं। अगर वो होगी तो अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर आर्बिट्रेरी पावर्स हैं तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो, लेकिन वो क्या होंगी, उसकी कंसेप्ट को वो नेगेट कर देगी। फाइन। अब हम समझते हैं कि कुछ आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, तो वो क्या बोलते हैं किसके बारे में, आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। राइट डाउन। सबसे पहले लिखेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। यही चीज़ आपको एज देती है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, यही चीज़ आपको देती है कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को हम कोट कर सकें, है ना। तो राइट डाउन। पहला है आपके याबेमा। ये क्या बोलते हैं, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए। याबेमा, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कुछ स्पेलिंग होगी वो होगा तो मैं आपको लिख दूंगा उसके। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड as constitutional when the rulers are subject to a body of rules, and principles, comma, which limits the exercise of their power, ईजी है, समझ में क्या बोला है। एक कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपकी क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बोलोगे जब उसके जो रूलर्स हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करेंगे और ये उसकी पावर्स को लिमिट कर देगी। बोलने का तरीका अलग है, एसेंस वही है, मतलब वही है। फाइन। एक और लिख लेते हैं हम, बाकी अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें और है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। एक और लिख लेते हैं, फेडरिक, FRIDRCH, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। राइट डाउन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म provides a system of
effective restraints upon governmental actions. Constitutionalism provides a system of effective restraints upon the governmental actions. Full stop. It is a body of rules. Ensuring fair play. It is a body of rules ensuring fair play, comma, thus rendering the government responsible. वही बात, सेम बात, लैंग्वेज अलग है, मीनिंग सेम है. ठीक है, तो एक सेंटेंस और लिखवा देता हूँ मैं, आप उसको कहीं भी इंट्रोडक्शन में, कहीं भी उसमें आप यूज़ कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और एजुकेशन, constitutional government is the antithesis of arbitrary rule. तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, वो एंटीथीसिस होती है, अपोजिट होती है किसका? आर्बिट्रेरी रूल्स का. फाइन, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. राइट डाउन. देयर आर 8 elements given by लुइस हेंकिन. ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हर एक पॉइंट पे एक अपने खुद में चैप्टर सोच सकते हैं. तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या आपके एलिमेंट्स हैं. फाइन, सबसे पहला आपका एलिमेंट है, राइट डाउन, नंबर फर्स्ट, पॉपुलर सोवरेनिटी. लिख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. पॉपुलर सोवरेनिटी. सेकंड, रूल ऑफ लॉ. थर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फोर्थ, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? चेक्स एंड बैलेंसेस. फिफ्थ, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सिक्स लिखेंगे सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री. सेवंथ, पुलिस governed by law and judicial control. 8, respect for individual rights. फाइन, तो ये हमारे क्या हैं? 8 एलिमेंट्स हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो एसेंस है उसको समझने के लिए. किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अलग बात है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पॉपुलर सोवरेनिटी होती है. सोवरेनिटी का मतलब है स्वयं प्रभुता. मतलब वो क्या है, जो कंट्री है, जो जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेन कंट्री होनी चाहिए. मीन्स दैट कंट्री कैन टेक इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर.
किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर के बिना वो कंट्री, वो जो आपकी कंट्री है, जो आपका स्टेट है, वो सोवरेन होना चाहिए, वो पॉपुलर सोवरेन होना चाहिए, वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। रूल ऑफ लॉ, इसको कर लो आप स्टार मार्क, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। और क्या होना चाहिए आपका, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। जो आपके सेपरेशन ऑफ पावर्स हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। उसके बाद क्या है आपका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या होनी चाहिए आपकी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव उसमें वो कर सके, लेजिस्लेटिव उसमें वो कर सके, तो वो डिसीजंस नहीं दे पाएगी, इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। और सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, ये क्या मतलब है, पाकिस्तान में कैसा कंट्रोल है, मिलिट्री खुद को ही कंट्रोल करती है और वो खुद पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, नहीं, सिविलियंस को कंट्रोल करना चाहिए मिलिट्री को, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, यानी अपने हिसाब से कुछ भी कर सके, नहीं, ठीक है। क्योंकि वो पावर है उनके पास, सब कुछ एम्यूनेशंस हैं, पावर्स हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। अगर वो खुद से गवर्न करने लग गई तो सब तो क्या हो सकता है, इसलिए उसको कौन कंट्रोल करेगा, सिविलियंस कंट्रोल करेंगे। और जो पुलिस है वो गवर्न करी जाएगी लॉज एंड जुडिशियल कंट्रोल के हिसाब से, ये नहीं आर्बिट्ररी कुछ भी डिसीजन ले रही है, किसी को भी मार रही है, किसी को उठा के ले जा रही है, नहीं, लॉ और जुडिशियल कंट्रोल के हिसाब से पुलिस अपना काम करेगी। और रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी इंडिविजुअल राइट्स की। ये सारे आपके पॉइंट्स जिस कंट्री में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे, वो आपको क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या करेगी, वो फुलफिल कर देगी फिलॉसफी को। फाइन, समझ में आता है। तो हमने जो ये एलिमेंट पढ़े, इसका हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, इसको हमने स्टार मार्क करवाया था, रूल ऑफ लॉ। क्या था वो, रूल ऑफ लॉ। और अभी हम ये फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पर। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, और आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। तो हम ये सारे आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में समझ में आएगा। लेकिन अब इसमें जो आपका इसके हिसाब से वो आपको वैसे बता देता हूँ, राइट डाउन। तो रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, पहला पॉइंट लिखिए, मैनी contributed to this principle, comma, Dicey's contribution is predominant, है ना। तो बहुत थिंकर्स ने इसका कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जो डाइसी है उसने जो इसमें कंट्रीब्यूशन किया है वो प्रीडोमिनेंट है। तो हम ये भी बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ किसका है, आपका फिलोसफी है, किसका रूल है, ये डाइसी का है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखियो, बेसिकली it means रूल बाय लॉ। मतलब क्या है, कैसे रूल करो, लॉ के अकॉर्डिंग रूल करो, तो वो क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। पर इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो हाउएवर इट हैज़ सम कंपोनेंट्स, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इस रूल ऑफ लॉ में। तो आपका ए नंबर पे कौन सा कंपोनेंट आता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ आती हैं, एक तो लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए और एक इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। ये दो चीज़ होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या है, ये रूल ऑफ लॉ है। बहुत अच्छे से समझना, यूपीएससी में तो इस क्वेश्चंस पे, इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी भी आप PYQ उठा के देखेंगे आपको पक्का मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है। तो क्या समझना है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, वो अलग चीज़ है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ और हम रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं। तो क्या समझ में है, हमने क्या समझना है, पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ प्लस इक्वालिटी
बिफोर लो इक्वल टू रूल ऑफ लो। समझ में आया इक्वेशन? ये इक्वेशन है इसकी। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? लिखो, द कंट्री will be ruled not according to the whims and fancies, not according to the whims and fancies of the ruler, but in terms of the principles of law. So the country will be ruled not according to the whims and fancies of the ruler, but in terms of the principles of law, and the ruler is also subjected to the law. मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो किसी भी जो आपके रूलर होते हैं, मान लो कोई भी हेड है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ पे, या फिर जो कोई भी रूलर है, ऐसे बताने के रूलर बोला गया है, तो उसकी विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलेगा कि उसने जो मन में आया वो करा, जो मन में आया वो कहा। नहीं, वो किसके बेस पे चलेगा? इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेस पे चलेगा। और जो रूलर है आपका वो भी किससे सब्जेक्टेड है? लॉ की, कि वो भी किस हिसाब से काम करेगा? वो लॉ के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, स्टार मार डाल के इसी में लिख लो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी, कहीं भी आप कोट कर सकते हो इसको। यू मे एवर बी सो हाई, तुम बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत हाई हो सकते हो, बहुत अच्छी सोसाइटी में हो सकते हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हो, बट द लॉ इज अबाव यू, comma, the law is the king of kings, law is the kings of kings। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? यू मे एवर बी सो हाई बट द लॉ इज अबाव यू, द लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। मतलब कि आप कितनी भी ऊपर उच्च जा सकते हो, कितने भी ऊपर हायरार्की में हो सकते हो, लेकिन लो आपसे भी ऊपर रहेगा हमेशा। और जो लो है वो क्या है? राजाओं का राजा है। एक टर्म लिख लो, इस राजाओं को राजा क्या बोलते हैं? वैसे कहीं पे भी एक फ्रेज लिख लो, लैक्स इज रैक्स। मतलब क्या है? ये हमारे उपनिषद में लिखा हुआ, हमारे पुराने जो हमारे लिटरेचर उसमें लिखा है कि जो राजा का धर्म क्या है? प्रजा के हिसाब से, प्रजा के लिए करना। तो राजा क्या है? लैक्स इज रैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारा? पहला आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ समझ में आ गया कि लॉ सुप्रीम है, उसके ऊपर ही सारे हैं, उसके वो किसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, वो सबके ऊपर है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसका बी कंपोनेंट्स कौन सा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ था, राइट डाउन। डाइसी सेड, मैं डिक्टेट करता हूँ फिर आगे समझाता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, तो अभी डिक्टेट कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ। डाइसी, DICEY, डाइसी सेड that all sections of society, Dicey said that all sections of society are equally, Dicey said that the all sections of society are equally subject to
लॉ ऑफ द लैंड, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड एज एडमिनिस्टर्ड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट, एज एडमिनिस्टर्ड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, आप मैं समझाता हूँ आपको। दो इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस स्टेप्स रिलेटेड टू affirmative action or positive discrimination violated। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जो डाइसी थे उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे वनरेबल सेक्शंस हैं, चाहे वो हायर सेक्शंस हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स, कोई मतलब आप जितने भी सेक्शंस हैं आपके सोसाइटी के, वो क्या हैं, वो ऑल आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। जो लैंड पे उस जो लैंड है जहाँ वो कंट्री है उसका जो लॉ है वो उसके सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग काम करे जाएंगे, उस पर वैसे रूल कर देगा। और किसके थ्रू एडमिनिस्टर किए जाएंगे? ऑर्डिनरी कोर्ट के दौरान। जो आपका हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, इनके थ्रू काम किया जाएगा। और वो सारे जो सेक्शंस हैं वो इक्वल हैं आपके जो लॉ ऑफ लैंड है उसके, वो सबके कहते हैं ना, मेरी नज़रों में सब बराबर हैं। तो ये क्या बोलता है, जो लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं और जो कोर्ट है उसके हिसाब से आप काम किया जाएगा। लेकिन अगर सब बराबर होते तो आजकल हम ये सुनते हैं रिजर्वेशन के बारे में, वीमेन के रिजर्वेशन के बारे में, ये सब चीज़ें क्यों होती? इनको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शंस और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शंस और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें तो क्या बोला कि लॉ ऑफ लैंड है, जो लॉ है लैंड का वो सब इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन कैसा डिस्क्रिमिनेशन है ये आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसलिए जो ये आपके जो आज का प्रैक्टिसेस हैं वो इक्वलिटी ऑफ बिफोर जो लैंड है उसको वो वॉयलेट करती है। वॉयलेट तो करती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन करना भी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बताइए इक्वालिटी होनी चाहिए या जस्टिस होना चाहिए? बताइए, सोचिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे जो सोसाइटी में या फिर जस्टिस होना चाहिए, है ना? तो इक्वालिटी क्या हुई? एक 8 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, एक 15 है, एक 20 है, एक 25 है। अगर उनको रेस में भागना है तो इक्वालिटी तो ये हुई कि सबको 1 2 3 4 को क्या करें, एक साथ भगाएं। तो इक्वालिटी हुई कि सबको बराबर करना है। पर ये तो गलत है ना। अगर हमें इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट को फुलफिल करना है तो हमें चारों को एक साथ भगाना चाहिए, एक लाइन से खड़ा होकर भगाना चाहिए। पर तो गलत है। नेचुरली भी क्या इन सब में डिफ्रेंशिएशन है। तो हमें क्या चेक करेंगे, हम जस्टिस के लिए क्या करेंगे, जो 8 ईयर्स ओल्ड वाला बच्चा है उसको थोड़ा आगे कर देंगे, 15 वाले को थोड़ा उससे पीछे कर देंगे, 20 वाले को और पीछे कर देंगे और 25 वाले को इस लाइन पर खड़ा कर देंगे। तो ये क्या हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जस्टिस है। कि भाई हमने क्या करा है, जस्टिस दिया है। इक्वालिटी मानते होना चाहिए, लेकिन जब जस्टिस देने की बात आए तो हम इस इक्वालिटी को साइड रख सकते हैं। इसलिए हमारा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो वॉयलेट किया गया है, वो हो जाता है। ठीक है, इसके और एक्सेप्शंस हैं। ये तो आपकी अच्छी बात हुई कि अफर्मेटिव एक्शंस हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये तो हमारी अच्छी चीज़ है, इसके हम कर सकते हैं। कहते हैं ना, ऐसा झूठ हम बोल सकते हैं जिससे दूसरे का दिल ना दुखे और उसको बुरा ना लगे, तो हम ऐसा झूठ बोल सकते हैं, वो उससे पाप नहीं लगता है। तो ये वैसी वाली बात है, हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं इसको वॉयलेट करने के लिए। लेकिन कुछ और जो एक्सेप्शंस हैं वो दिक्कत की बात है। देखो क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ऑफ
दिस रूल। कुछ और एक्सेप्शंस हैं, ये समझते हैं। ऊपर क्या बोला था डाइसी ने कि वो कैसे काम करेगा, अपने ऑर्डिनरी कोर्ट के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। क्या आज के टाइम में पॉसिबल है ऐसा? क्या आज के टाइम में सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ही हैं? नहीं। तो राइट डाउन, टुडे we have many forums. Today we have many forums. That have write down ADJUDICATORY educatory functions other than the ordinary courts. तो क्या बोला इन्होंने कि आज के टाइम में ऐसे ऐसे फोरम्स खुल गए हैं जिनका ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अलावा भी क्या है, अपना एजुकेटरी फंक्शन है, कि वो भी क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं जैसे कोर्ट्स काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका वो डाइसी वाला रूल ऑफ लॉ था, और सॉरी इक्वलिटी बिफोर जो लॉ था कि भाई ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से काम करें, तो आपका क्या वॉलेट हो गया। जैसे एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल की तरह देखिए, कुछ आपकी क्वासी जुडिशियल फोरम्स हैं, कुछ आपके क्वासी जुडिशियल फोरम्स हैं, जैसे कैट, ITAT, ट्राइब्यूनल्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, एक्सेट्रा। तो सर ये कैट ITAT क्या है, किसको पता इसकी फुल फॉर्म बताइए, माइंड में सोचिए, कहीं पढ़ा होगा। तो हमने क्या समझा कि ये तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं नहीं, और कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ फोरम्स हैं, इसकी कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, ये कैट है। तो ये अपना क्या करता है, अपने जो डोमेन के डिसीजंस हैं वो खुद ही ले सकते हैं। जैसे कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, है ना। तो इसका अपना एक एरिया है उसका डिसीजंस का। ITAT क्या है, इनकम टैक्स एपिलिएट, इनकम टैक्स एपिलिएट ट्राइब्यूनल, ये क्या है, इनकम टैक्स का। तो इन्होंने क्या कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को वॉयलेट कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 361। बताइए कहाँ पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है इसके अंदर, आर्टिकल 361 में क्या होता है जी, एग्जैक्टली रिकॉल कर पाया। आर्टिकल 361 में क्या होता है, वाइल प्रेसिडेंट एंड governors are in office, no criminal proceedings can be started against them। मतलब आप समझ रहे हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कह रहा है कि सारे सेक्शन इक्वल हैं, सबको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से काम करा जाएगा, सबको ऑर्डिनरी कोर्ट्स के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 361 क्या बोलता है, अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर जो राज प्रमुख होते हैं वो ऑफिस के अंदर है, तो उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप चला ही नहीं सकते हो, आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला ही नहीं सकते हो। हालांकि उनके अगेंस्ट आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हो।
सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हो, वो भी 2 मंथ्स के पीरियड नोटिस पे। आपको 2 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ेगा कि आपने ये सिविल इशू करा है, ये सिविल आपने गड़बड़ करी है, इसके अगेंस्ट आपके प्रोसीडिंग चलाएंगी है, केस करना है, जो भी है आप 2 महीने पहले नोटिस दोगे, उसके बाद आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो। क्रिमिनल तो आप कर सकते हो, आप वो मर्डर भी करी आएंगे तो अभी आप क्या कर सकते हो, उस पर केस नहीं कर सकते। जैसे एक होता है आपका को क्या इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी डिप्लोमेट है किसी भी कंट्री का, वो दूसरी कंट्री में, अगर वो वहाँ जाके कोई भी हीनियस क्राइम करिया है, मर्डर, रेप, कुछ भी करिया है, वहाँ की गवर्नमेंट उस पर कोई केस नहीं कर सकती, कोई FIR नहीं कर सकती, कुछ नहीं करती। वो उसको वापसी उसी कंट्री में भेजा जाएगा। उस कंट्री पे डिपेंड है सॉरी, कि वो केस करे ना करे, जो भी है, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। हम इसको थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो एक थे आपके AG नूरानी। AG नूरानी, इन्होंने क्या बोला? AG नूरानी टर्म्ड दिस criminal exemption to be a mindless borrowing from the west। कि भाई वेस्ट से ना बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ करे क्या कर लिया इन्होंने, इसको उठा लिया इसको, कि भाई क्रिमिनल एग्जाम का एग्जाम्पशन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छी से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसी को समझा भी सकते हो क्यों ऐसा बोला गया है। इन ब्रिटेन द courts are the creation of the crown। अब लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। and hence cannot be prosecuted। hence you can say hence cannot prosecute, वो नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते। बट इन इंडिया both the president and the courts are the creation of the constitution and hence similar provisions are vague। समझे क्या कह रहा है ये? अच्छे समझ में आया होगा आपको। ब्रिटेन में जो कोर्ट्स बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया, उसको किसने क्रिएट किया? वहाँ के क्राउन ने क्रिएट किया, है ना। तो क्या है, वो अगर हमने किसी चीज़ को बनाया तो क्या उसको वो क्या कर सकती, केस कर सकती? नहीं कर सकती। तो जो वहाँ के जो कोर्ट्स हैं वो कुछ भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते क्राउन को, ये हम बात मानते हैं। लेकिन इन्होंने यही कंसेप्ट इंडिया के लिए ले लिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, जो कोर्ट्स हैं, वो कैसे बने? कॉन्स्टिट्यूशन से बने। किसी प्रेसिडेंट ने क्या कोड बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने क्या कोड बनाया? नहीं। तो ये तो आपका जो प्रोविजन है बिल्कुल वेग हो गया। जब उन्होंने बनाया ही नहीं है तो उस पर क्या लायबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका प्रोविजन है वो वेग हो गया। और हमने एक एग्जाम्पशन और पढ़ा था, मैंने आपको बताया था क्या, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी।
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या हो गए आपके एग्जम्पशंस हो गए। क्या हो गए आपके ये एग्जम्पशंस हो गए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, समझ में आया आपको? मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। अभी हमने क्या करा है एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आज हमने काफ़ी कवर कर लिया, वेरी गुड। सो हमने क्या शुरू किया, अभी मुझे लगा पता है थोड़ा मोनोटोनस हो गया होगा बीच में कि कंटिन्यूस चला जा रहा है चला जा रहा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा अपनी नींद खोल लेते हैं, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। क्योंकि एक लंबा लंबा चलते चलते थोड़ा माइंड भी स्लो हो जाता है हमारा। तो हमने क्या करा बताइए, रिकॉल करो। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा। तो हमने ये बताया कि जो आपका कहीं पे भी किसी भी चीज़ में लीज़म लिखा आ जाए, इज़म लिखा आ जाए, ठीक है, कम्युनिज़म हो गया, जो ये भी जहाँ पे आपके एक्सट्रीमिज़म है, तो सब जो यहाँ पे इज़म आता है, लीज़म आता है, तो क्या होता है इज़म, जहाँ पे आपकी फ़िलोसफी होती है। तो हमने सीखा, तो हमने इसके बारे में सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता। कैसे हमने सीखा हुआ एग्जाम्पल देखिए। और डिक्टेटरशिप के बारे में देखा कि कोई डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, तो जो डिक्टेटर है उसका वर्ड ही लो है, जैसे नॉर्थ कोरिया है ना। तो वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो हमने देखा कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन और किसी इंडिविजुअल के हाथ में आर्बिट्रेटरी पावर नहीं आनी चाहिए। हमने कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में देखा, यबेमा, फेडरिक वगैरह, उन्होंने क्या बोला। और हमने एक सेंटेंस देखा, एक कोटेशन देखी, जो हम कहीं भी इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ द आर्बिट्रेटरी रूल। फाइन। फिर हमने 8 एलिमेंट देखे जो लुइस ने दिए थे। बताओ क्या थे, जल्दी जल्दी रिकॉल करो क्या थे, बिना देखे बताओ। पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, पुलिस गवर्नमेंट, लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल राइट। ये हमारे क्या थे, 8 एलिमेंट्स थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेशन पावर का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में पढ़ेंगे, आपके इंडिविजुअल राइट्स के हमारा फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, तो हम अलग अलग उसमें पढ़ लेंगे, है ना। तो हमने क्या सीखा आज, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रूल ऑफ लॉ में हम क्या सीखा कि रूल ऑफ लॉ किसने, डाइसी ने दिया था। इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ का रूल बाय लॉ, कि कैसे रूल करो, लॉ के हिसाब से रूल करो। इसमें आपके 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, सुपरमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा रूल ऑफ लॉ बन जाएगा। सुपरमेसी ऑफ लॉ में क्या बोलता है कि जो किसी भी रूलर के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा, किसके हिसाब से काम किया जाएगा, लॉ के हिसाब से काम करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हमने डेफिनेशन देखी, यू मे बी एवर बी सो हाई बट लॉ इज अबव यू। मतलब पापा जी होते हैं, किंग ऑफ किंग्स, लैक्स इज रैक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इक्वालिटी ऑफ लॉ, कि डाइसी ने क्या बोला था कि भाई अगर आपको जो आपका रूल ऑफ लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि कितने भी सेक्शन जो आपके सोसाइटी के, वो सब क्या होंगे, वो इक्वल होंगे लॉ की आंखों में, लॉ के हिसाब से, और उनका एडमिनिस्टर किया जाएगा आपका एक ऑर्डिनरी कोर्ट के हिसाब से। लेकिन हमने देखा कि आजकल क्या कुछ अफर्मेटिव एक्शंस हो रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और जिसके सबको वॉलेट करा जाता है ना। तो हमने इक्वालिटी और जस्टिस का भी कंसेप्ट पढ़ा था। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे, जैसे आपका कुछ फोरम्स हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स का जो आपका प्रोविजन उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, और इक्वालिटी बिफोर लोगों को क्या कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। उसका ये एग्जाम्पशंस आ गया। उसके बाद हमने आर्टिकल 361 के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, राज प्रमुख होते हैं, वो उनको क्या होती है, इम्यूनिटी होती है ना। और एजे नुरानी ने क्या बोला उसके बारे में पढ़ा, और ब्रिटिशर्स के और इंडिया के जो आपके प्रोविजंस हैं, जो आपकी कंडीशंस के बारे में हमने डिफरेंशिएट करा, और हमने आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी पढ़ाई। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहले क्या करेंगे हम, नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, इसमें ये नहीं कि गंदी है, ख़राब है, वो नेगेटिव तो बिल्कुल ख़राब है और पॉजिटिव तो अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों के अपने रूप वो है, यूज़ है। तो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पर रिस्ट्रिक्शंस करी जाए। तो क्या ये आपकी नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसलिए इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या है, कुछ रोका जाता है, और पॉजिटिव में कुछ दिया जाता है ना। तो टायरानी से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये
जो आपका कोई भी कंट्री है, उसकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको क्या करेंगे, उसकी पावर्स को लिमिट करेंगे ताकि वहाँ पे टायरेनी रुक सके। और पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको पावर दी जाएगी और ताकि वो अपना जो फंक्शन है परफॉर्म कर सके अच्छे से प्रॉपरली। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो डेफिनेशन लिखते हैं नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की क्या होती है। द आइडिया ऑफ नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, द आइडिया ऑफ नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म developed largely among Western thinkers, in an effort to prevent tyranny by limiting the powers of the government in the wake of oppression by रूलिंग क्लास। तो ये आपका जो ये नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म वाला जो फिलोसफी आपकी कंसेप्ट है वो वेस्टर्न थिंकर्स के दिमाग में आया था। क्यों? उन्होंने क्या देखी, टायरेनी देखी थी, हिटलर की, मोसोलिनी की, इनकी सबकी क्या देखी, टायरेनी। मतलब कि भाई उनके पास इतनी पावर आ गई थी कि उन्होंने क्या कर दिया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही खत्म कर दिया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर दिया था। तो जो आपकी जो ऑपरेशन थी रूलिंग क्लास की, उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए जो ये पावर है उसको क्या करे, लिमिट करे गवर्नमेंट की, ताकि टायरेनी ना आ पाए, है ना। तो और पॉजिटिव क्या बोलेगा इसमें, राइट डाउन, पॉजिटिव क्या बोलेगा, says that government must have certain powers to perform its functions properly। तो इसमें क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ पावर आनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली क्या कर सके, यूज़ कर सके, फंक्शन को प्रॉपरली कर सके, कंडक्ट कर सके। तो ये समझो क्या बोलते हैं, दस ट्राइंग, ये क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, टू बैलेंस, ट्राइंग टू बैलेंस द गवर्नमेंट्स पावर to prevent टायरेनी, कि गवर्नमेंट की पावर है जो उसको क्या करो, बैलेंस करो, कि जो गवर्नमेंट की पावर है उसको प्रिवेंट करो ताकि वो टायरेनी ना कर सके। एंड इट्स एंड एनार्की। तो अब क्या बोला इन्होंने, ये बोला कि जो पॉजिटिव में कि जो आपकी गवर्नमेंट की पावर ऐसे बैलेंस करो ताकि टायरेनी भी ना हो और एनार्की भी ना आए। तो सर ये दो चीज़ आ गई, ये टायरेनी भी आ गई और एनार्की भी आ गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी बताता हूँ डिफरेंस क्या है। एनार्की तब होती है जब क्या हो, पावर बिल्कुल भी ना हो गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होगी, तो मतलब ड्यू टू इनएडुकेट पावर, ड्यू टू इनएडुकेट पावर मतलब गवर्नमेंट जब इनकॉम्पिटेंट हो जाए, वो डिसीजन ना ले पाए, वो लॉ ना बना पाए, वो आपका जो इशू चल रहा है उसको ढंग से ना कर पाए, तो उसका मतलब क्या हो गए,
लोग क्या होगा, सोचते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, हमारे मन में अगर वो करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं, जब गवर्नमेंट के पास इनएडुकेट पावर होती है। और टायरेनी कब होती है, इसका मतलब क्या है, जब एक्सेसिव पावर हो तो टायरेनी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। सो अब हम आ गए लास्ट टॉपिक पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एंड करेंगे इस टॉपिक को, और हम इसको वाइंड अप कर देंगे आज। ठीक, तो समझ में आया आपको पॉजिटिव नेगेटिव का। नेक्स्ट एडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल कल्चर। क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। राइट डाउन, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए। द इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल for nurturing and strengthening कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको नर्चर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। बट इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर, ध्यान से लिखना, डेंस गुफाएं ऑफ अनडेमोक्रेटिक कल्चर। जो आपका अनडेमोक्रेटिक कल्चर है उसकी गुफा है भाई। हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंस्टीट्यूशन है, पर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो सारा अनडेमोक्रेटिक काम कर रही है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो कैसे प्रिजर्व होगा, कैसे नर्चर होगा, कैसे स्ट्रेंथन होगा। तो सर ये क्यों बोला डैन ऑफ अनडेमोक्रेटिक कल्चर की, ये क्या मतलब है इस चीज़ का। अब देखते हैं हाउ, कैसे ये आपका डैन है अनडेमोक्रेटिक कल्चर का। राइट डाउन। अब मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूँ, की वर्ड्स दे रहा हूँ। अगर आप ये वर्ड्स अपने आंसर्स में लिख देंगे तो आपके आंसर्स की जो प्रेजेंटेशन है, स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर बढ़ जाएगी। देखिए क्या बताता हूँ मैं आपको, लिखिए कैसे आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो डैन है। राइट डाउन। पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे काम हो रहा है, फैमिली फीफडम्स, मतलब कंट्रोल बाय ए फैमिली, कि एक फैमिली है वही कंट्रोल कर रही है उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका बोलते हैं फैमिली फीफडम। और प्रेजेंस ऑफ हाई कमांड कल्चर, कि भाई हाई कमांड जो बोलेगा हम तो वही वैसा ही करेंगे सर, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमने तो वही किया, हम तो हमारा तो कुछ नहीं कर सकते। आगे, लेस स्कोप फॉर डिसेंट, कि आप अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, लेट स्कोप ऑफ डिसेंट, कि आप अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, जो बात है उसको हाँ भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्या बोलते हैं इसको, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, वेंडिक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर कमिंग टू पावर। सर ये क्या मतलब हुआ वेंडिक्टिव का, इसका मतलब है कि वो पावर में आ गए, उससे पहले क्या करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब सारी चीज़ हम आपके लिए जो आप बोल के मुंह से वो निकाल देंगे। लेकिन पावर में आने के बाद दे ट्राई टू हर्ट
पीपल। दंगे हो रहे हैं, कहीं पे आपका कोई इशू आ रहा है, कहीं राइट्स हो रहे हैं, तो क्या है ये वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स है आपका पावर में आने के बाद। तो समझ में आया, अच्छे समझ में आया कि पॉलिटिकल जो कल्चर है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो ये पॉइंट्स हैं, फैमिली फ्रीडम्स, प्रेजेंस ऑफ हाई कमांड कल्चर, लेस स्कोप फॉर द डिसेंट, नॉमिनेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर कमिंग टू द पावर। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, राइट डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ये क्या है आप लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, लिखो। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैन ensure, the administrative machinery can ensure that constitutionalism is preserved in the country, that constitutionalism is preserved in the country if they view themselves, as the servants of the people or citizens। तो जो आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को तभी इंश्योर कर सकते हैं कि वो प्रिवेंट रहे, प्रिजर्व रहे कंट्री में, तब वो अपने आप को सर्वेंट समझे लोगों का, आपके सिटीजन्स का। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, हावेवर ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट preserve it in India. However, bureaucracy cannot preserve it in India due to, cannot preserve constitutionalism in India due to किस वजह से? persistent corruption, due to persistent corruption। nepotism, non-transparency, colonial mindset। वो आया था ना एक वाइट्समैन बर्डन, हम पढ़ेंगे उसको आगे कि भाई हम तो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो वही चलता आ रहा है कि हम तो राजा बाबू हैं, हम तो बाबू बन गए हैं, तो हम सबसे ऊपर चले गए हैं, तो वही माइंडसेट चलता आ रहा है। इसके वजह से आपका जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो भी इसको मैनेज नहीं कर पाएगी, वो भी इसको इम्पैक्ट कर रही है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, सोशल वैल्यू सिस्टम, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? राइट डाउन। in India there is a high degree of tolerance regarding acceptance of अनएथिकल इश्यूज। मतलब सोसाइटी में इतने अनएथिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस। हाँ भाई होन तो हमारे घर में तो थोड़ी ना हो रहा है, हमें क्या पता, हमें क्या चीज़। अभी एक देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, दस नॉट ओनली द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, नॉट ओनली द political and administrative culture in India hampers what? Hampers constitutionalism, but also the prevalent social value system। तो political administrative culture तो है ही, साथ में आपका जो सोशल वैल्यू सिस्टम है वो भी इसको हैम्पर करता है, वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका? A recent example of this
of this being the lack of outrage in the public encounters killings। अब हमने कितने एग्जांपल्स देखे हैं कि जो आपकी पुलिस मशीनरी होती है वो क्या करती है, एनकाउंटर्स कर देती है क्रिमिनल का और ऑन द स्पॉट उसका जजमेंट दे देती है। और पीपल आर लाइक अरे वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी मेरी इस बात पे बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ योर पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि आप क्या सब सोच सकते हैं, सबका अपना व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट इन रियलिटी हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा कि जो आपकी पुलिस है वो लॉ के हिसाब से काम करे, सिस्टम के हिसाब से काम करे। ऐसे तो पुलिस क्या करेगी, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा से रेप करा मारो, उसने करा मारो, है ना। तो एनकाउंटर किलिंग्स नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम, एक मशीनरी है, जजमेंट है, केस है, उसके बाद आपका जजेस बैठते हैं, केस लड़ा जाता है, पूरी जुडिशरी सिस्टम है। हालांकि जुडिशरी का लूप होल है कि वो टाइम से जजमेंट नहीं दे पाती है, वो अलग आपका टॉपिक है डिस्कस करने का। लेकिन रियलिटी क्या है, प्रोसेस तो ऐसे ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा किया, तो ये क्या है, ये लैक ऑफ आउटरीच है कि भाई पब्लिक में कि भाई पुलिस एनकाउंटर्स के लिए लोग कह रहे हैं हाँ अच्छा किया, तो ये क्या है, अनएथिकल इश्यूज़ को टॉलरेट कर रहे हैं। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, और आई होप आई एडिड समथिंग इन योर नॉलेज एंड वी आर डन विथ दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर एंड वी आर डन with this chapter.